से हम याद रखते हैं। क्लास नहीं चली है, एक बार बताएंगे क्या आप पहुंच पा रहे हैं हम आप तक? कमेंट देना, पहले कमेंट दे दो। क्या इशू आ रहा है? वीडियो नहीं चल रही है, अब ठीक है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब ठीक हो जाएगा। हाँ तो नोट करके हम कुछ पॉइंट्स देख रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमें याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे कोई आदमी है जिसकी लंबाई मान लिया कि h है, उसकी हाइट h है, और वो किसी समतल दर्पण में प्लेन मिरर में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, अपना पूरा का पूरा इमेज देखना चाहता है, पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। जैसे मान लिया कि 6 फीट का आदमी है, तो किसी समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कम से कम 3 फीट का क्या करना पड़ेगा, दर्पण क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ओके, वही बात लिखी हमने। अब दूसरा पॉइंट है, देखिए दूसरा पॉइंट है कि सपोज करो कि ये कोई समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, इसको हमने क्या किया, ऐसे घुमा दिया। कितने कोण से घुमा दिया? थीटा कोण से घूर्णित कर दिया, घुमा दिया। कितने कोण से घुमा दिया? थीटा कोण से ऐसे घुमा दिया, ऐसे रखा हुआ था, ऐसे हमने घुमा दिया, ऐसे कितने कोण से? थीटा कोण से घुमा दिया। तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा से घूम जाएगी, है ना। जैसे पे कोई लाइट पड़ रही थी और लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्टेड रे, तो किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा देने पर परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। फैक्ट है, इसको याद रखना है, समझने की कोशिश ना करें। साउंड बढ़ा दूं? चलो ठीक है। तो अगर किसी समतल दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा दें, घूर्णित कर दें, रोटेट कर दें, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है मतलब परावर्तित किरण है वो 2 थीटा से घूम जाएगी। इसको याद रखना है। यही यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ अ प्लेन मिरर, अगर किसी प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं कितने से? थीटा कोण से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, वो कितने से घूम जाएगी? 2 थीटा से घूम जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, घूर्णित कर दिया जाए, तो परावर्तित किरण कितने से घूम जाएगी? 2 थीटा से, डबल से घूमेगी, डबल से घूमेगी। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, समझना नहीं है, इसको याद रख लेना। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अगर किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी? बोलिएगा जस्ट डबल से घूम जाएगी। तीसरा पॉइंट देखो, समझो आप। तीसरा पॉइंट क्या है, फिर लिख लेना। जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पर किसी समतल दर्पण को आपने रखा है, समतल दर्पण को आपने रखा है, और यहां पर आप हैं इस समतल दर्पण के सामने, ठीक है, और आप रुके हुए थे, लेकिन आप समतल दर्पण की ओर v वेग से चलना शुरू करते हैं। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, v वेग से समतल दर्पण की ओर चलना चालू करते हैं, तो आपका प्रतिबिंब आपको अपनी ओर 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, जस्ट डबल वेलोसिटी से आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे मान लिया कि आप किसी समतल दर्पण की ओर मान लिया 4 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब आपको अपनी ओर दुगनी स्पीड से आता प्रतीत हुआ। कितनी? 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। क्यों? जैसे जैसे जिस स्पीड से आप चलेंगे दर्पण की ओर, उसी स्पीड से ये इमेज भी आपकी तरफ आता हुआ महसूस होगा। तो ये दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो आपको अपना प्रतिबिंब दुगनी स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। तो जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि कोई व्यक्ति अगर किसी समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ता है, तो उस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब उसे अपनी ओर कितनी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, महसूस होगा? तो क्या कहेंगे? 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आता हुआ महसूस हो जाएगा। स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि जितनी स्पीड से आप इधर चलोगे आपका इमेज भी उतनी ही स्पीड से इधर चलेगा, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाती है। ऐसा रिलेटिव वेलोसिटी का केस होता है, इसको सापेक्ष वेग कहते हैं। 11वीं क्लास में आप पढ़ते हैं, पर उस सापेक्ष वेग के बारे में आप मत जानिए। आप सिंपल जानिए कि अगर हम किसी दर्पण की ओर जितनी वेलोसिटी से जाएंगे, आपका प्रतिबिंब आपकी ओर जस्ट डबल स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का केस, ठीक है, जिसे आप 11वीं क्लास की फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो वही लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण की ओर अगर v वेग से जाता है, तो उसका प्रतिबिंब उसे अपनी ओर 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, है ना। कि when a person moves with a velocity v towards a plane mirror, his image will appear to move towards him at a speed of 2v meter per second। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो ये 3 पॉइंट आपको याद करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं बनाना आपको, कि अगर कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित करने पर परावर्तित किरण 2 थीटा से घूर्णित हो जाती है। कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण की ओर अगर v मीटर पर सेकंड के वेग से जाता है, तो उसे अपना प्रतिबिंब अपनी तरफ 2v मीटर पर सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, जस्ट डबल स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल इमेज, है ना। बहु प्रतिबिंब मतलब बहुत सारा प्रतिबिंब। ये मल्टीपल इमेज का क्या कैसा सवाल बनेगा, देखिएगा। जैसे मान लिया कि ये कोई एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, और एक दूसरा प्लेन मिरर है। इन दोनों प्लेन मिरर को हमने थीटा कोण पे रखा है, झुका करके। 2 समतल दर्पणों को हमने थीटा कोण पर झुका कर रखा है, और इसके बीच हमने कोई वस्तु, कोई बिंब यानी कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो इस ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इमेज बनेगा। मल्टीपल इमेज मतलब बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे,
है ना। तो दो समतल दर्पण को अगर किसी थीटा कोण पर हम झुका कर रख दें और इसके बीच कोई वस्तु रख दें, कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो इस वस्तु का बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, n मतलब क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या मतलब नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या जिसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं। तो n मतलब प्रतिबिंबों की संख्या निकालना चाहते हैं तो ये होगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। दो समतल दर्पण को अगर किसी थीटा कोण पर हम झुका कर रखें तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। जहां पे थीटा क्या है, जहां पे थीटा आपका है दो दर्पणों के बीच का कोण, दो दर्पणों के बीच का कोण। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं। तो लिखा है मैंने कि दो दर्पणों को एक कोण पर झुका कर रखा जाता है, मान लिया वो कोण क्या है, थीटा है, तो किसी वस्तु का बहु प्रतिबिंब बनता है, यानी बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। और प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, जहां पे थीटा क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या है, दोनों दर्पणों के बीच का कोण है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं अगर कि चलो दो दर्पण को हमने 90 डिग्री के कोण पे रखा है, ऐसे ऐसे झुका के रखा है, एंगल कितने हैं दो दर्पणों के बीच का, 90 डिग्री। तो बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, बताइए। मान लिया कि दो दर्पणों को हमने थीटा कोण पे रखा है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखा है, तो यहां पर कोई वस्तु रख दे तो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो आप कहिएगा सर प्रतिबिंबों की संख्या के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 360 तो फॉर्मूला में है, थीटा क्या है, दो दर्पणों के बीच का कोण। यहाँ पे दो दर्पणों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, माइनस 1, 0 से 0, ये 4 बार में आएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3 होगा नीतीश। ठीक है, अच्छा दो दर्पणों को मान लिया कि 60 डिग्री पे रखा, पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखिए, थीटा अगर 60 डिग्री है, मतलब दो दर्पणों को 60 डिग्री पे रखा है झुकाकर, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। संगीता साहू, हिना मलिक, नरगिस चौहान, शिवानी, 5 कैसे होगा, 360। अच्छा इसमें बोल रहे हैं क्या। तो आपने कहा कि सर n कितना होता है, तो आपने कहा सर n मतलब प्रतिबिंबों की संख्या आपने कही है कि 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होगा। तो 360 और थीटा कितना हुआ, बोलो ना, थीटा हुआ 60 डिग्री, तो ये हो गया 6 बार में आएगा और माइनस 1, तो 6 माइनस 1 बराबर 5 प्रतिबिंब बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। इस बार सबका सही है। तो बस अगर कोण दिया रहेगा कि कितने कोण पे झुका के रखा है, प्रतिबिंबों की संख्या आपसे पूछेगा, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। और आपको डेटा इस तरह से देगा कि वो 360 से वो कट जाएगा। ठीक है, 360 से वो कट जाएगा। लेकिन अगर मैं तीसरा सवाल दे दूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। 0 डिग्री का मतलब आ रहा है समझ में, 0 डिग्री का मतलब है कि दो दर्पणों को हमने एक दूसरे के सामने रखा है, दो दर्पणों को हमने एक दूसरे के सामने रखा है, मतलब थीटा क्या है, 0 डिग्री है। व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दो दर्पणों को समांतर रखा है, तो कितने प्रतिबिंब होंगे, आमने सामने रखा है, तो थीटा 0 हो गया। तो आप कहेगा सर n जो होता है वो होता है 360 अपॉन थीटा और क्या, माइनस 1। तो 360 और अपॉन थीटा कितना है, दो के बीच का 0 है, माइनस 1 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से माइनस 1 करेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा। समुद्र से एक लोटा पानी निकाल भी लोगे तो समुद्र के सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। तो 0 से डिवाइड करते हो तो इन्फिनिटी आता है ना, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हो तो इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी से माइनस 1 करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। मतलब जो है कि दो दर्पणों को अगर एक दूसरे के आमने सामने रखें तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत, आप गिन नहीं सकते, जिसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, अनंत है, अपार प्रतिबिंब। और आपने देखा होगा कि यही टेक्निक अप्लाई करते हैं सलून के शॉप में, ज्वेलरी के शॉप में। देखा होगा सलून की शॉप या ज्वेलरी की शॉप, छोटी सी दुकान, लेकिन उसमें दर्पणों को इस तरह से अरेंज किया जाता है, इस तरह से रखा जाता है पैरेलली कि बाहर से देखने पर लगेगा कि भाई यहां से वहां तक लंबी चौड़ी दुकान उसी की है, लेकिन दुकान में दाखिल होते ही चंद कदमों में वो दुकान खत्म हो जाता है। देखा है कि नहीं, उस दुकान का, उस शॉप का ढेर सारा इमेज बनेगा, लगेगा यहां से वहां तक लगातार उसी की दुकान है, लेकिन दुकान में दाखिल होते ही चंद कदमों में दुकान खत्म हो जाएगा। सो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी से माइनस 1 करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही आएगा। नहीं आया समझ में, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है जी, क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है कि दो दर्पणों को अगर थीटा कोण पर हम झुका के रखें और उसके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बिंब रख दें, कोई वस्तु रख दें, तो उसका बहुत सारा इमेज बनता है। और इमेज की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास सीधा साधा सा एक फॉर्मूला है ना, भूल भुलैया में भी होता है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए ओके चलिए अब आते हैं हम पेरिस्कोप पे। पेरिस्कोप जिसको हिंदी में परिदर्शी कहते हैं, 8वीं क्लास में ये पढ़ना है एनसीईआरटी में। तो पेरिस्कोप हम लोग देखना चाहते हैं। देखिए पेरिस्कोप सबसे पहले क्या है, फिर उसकी बनावट के बारे में हम बात करेंगे। पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है, एक प्रकाशिक यंत्र है, जिसके सहारे हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो हमारी निगाहों के सामने नहीं है, हमारी लाइन ऑफ साइट में नहीं है। जैसे हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं जो हमारी निगाहों के सामने हो,
हमारी लाइन ऑफ साइट में हो, हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाते जो हमारी निगाहों के सामने नहीं हो। एक हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाते माय डियर फ्रेंड्स जो हमारी निगाहों के सामने नहीं हो। लेकिन ये जो पेरिस्कोप है ना, एक सिंपल सा यंत्र होता है जिसके थ्रू हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो निगाहों के सामने हमारे नहीं, इस दीवार के पीछे दिखना है, ऊपर दिखना है, सीधी सीधी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, हमारी लाइन ऑफ साइट से ऊपर है नीचे है उसको देखना है, तो हम पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखो, अभी बनावट इसकी बताता हूं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो पेरिस्कोप एक डिवाइस होती है, एक यंत्र होता है थ्रू विच, जिसके सहारे अ पर्सन कैन सी, एक आदमी देख सकता है, ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वस्तुओं को दैट आर आउट ऑफ द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, जो उसकी निगाहों के सामने नहीं है। तो यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक यानी व्यक्ति छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है या उन वस्तुओं को देख सकता है जो उसकी निगाहों के सामने नहीं है। कैसे बनाते हैं इसको जरा देखिएगा, इसकी बनावट को देखिएगा, फिर इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो पेरिस्कोप की तो ये डेफिनेशन हो गई कि पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसके सहारे हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो हमारी निगाहों के सामने नहीं है। कैसे बनाते हैं इसको? बड़ा सिंपल सा डिवाइस होता है, बच्चे अक्सर इसे अपने साइंस के प्रोजेक्ट में बनाकर लेके आते हैं। जैसे ये सपोज करो कि ये कोई जमाने की दीवार है समझिएगा बात को, समझ में आ जाएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ये कोई दीवार है, ये है जमाने की दीवार, ये है जमाने की दीवार, ठीक है, यह है जमाने की दीवार। यहां पे है कोई पेड़, यहां पे बैठी है कोई लड़की, और यहां पे है कोई आशिक समझ लो, और यहां पे उसकी माशूका है, और ये है जमाने की दीवार। क्या है ये? जमाने की दीवार है ये, ठीक है जी। अब इसमें साइंस पढ़ा है, इस दीवार के पीछे देखना चाहता है ये इसको, तो ये क्या करेगा? एक सिंपल सा डिवाइस बना लेगा। इस लड़के ने साइंस पढ़ रखी है, तो ये क्या करेगा? एक सिंपल सा डिवाइस बना लेगा। ये एक सिंपल सा डिवाइस बनाएगा, इस प्रकार का एक डिवाइस बना लेगा सिंपल सा। ये क्या करेगा कि एक हॉलो सिलेंडर लेगा, एक कार्डबोर्ड का गोल सा बना लेगा, और यहां पर एक होल रख देगा, और यहां पर एक होल कर देगा, ठीक है। और दो दर्पण लेगा, दो समतल दर्पण लेगा, एक समतल दर्पण को ऐसे लगा देगा और दूसरे समतल दर्पण को ऐसे लगा देगा, ठीक है। तो क्या चाहिए? एक कार्डबोर्ड चाहिए गोल जैसा, है ना, एक कार्डबोर्ड चाहिए गोल जैसा ऐसा, और यहां पर एक होल कर दिया, यहां पे एक होल कर दिया, एक दर्पण को ऐसे लगा दिया, एक दर्पण को ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो दोनों दर्पणों को इसने क्या किया? सेट कर दिया एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। ये ऐसे लगाएगा और एक दर्पण ऐसे होगा, ठीक है जी। अब चूंकि ये जो आशिक है, ये जो लड़का है, ये साइंस का स्टूडेंट था, है ना, अब ये क्या कर लेगा? पेरिस्कोप बना लेगा सिंपल सा। क्या बना लेगा? एक पेरिस्कोप बना लेगा, और दीवार के पीछे भी देख पाएगा ये, ठीक है। ये देखिए खुश हो गया ये। अब होगा क्या? कैसे देखेगा इसको? ये प्रकाश की किरण आएगी ऐसे, इससे इस मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर से टकरा कर ऐसे जाएगी, और इसको ये देख पाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा पेरिस्कोप हुआ। बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट में बड़ी खुशी खुशी बनाकर लेकर के आते हैं दिखाने के लिए, सर बनाया है, पेरिस्कोप बनाया है। तो ये आप अपने घर में भी पेरिस्कोप बना सकते हैं। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए आपको एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट चाहिए, गोल सा ले लीजिए, कागज या कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसको गोल सा कर दीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए? खोल कर दीजिए, यहाँ पे खोल कर दीजिए, एक दर्पण को ऐसे लगा दीजिए, एक दर्पण को ऐसे लगा दीजिए। अब इस दीवार के पीछे इसे देखना है, दीवार के पीछे इसे देखना है, तो एक सिरा यहाँ पे डाल दिया, एक सिरा अपने पास रखा, है ना। तो ये क्या है? ये दीवार है, और इसको गहराई में कैद कर दिया गया है, गहराई में कैद कर दिया गया, जमीन के नीचे, फिर भी देखो ये देख पा रहा है। तो ये होता है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप क्या है? एक डिवाइस है जिसके थ्रू आदमी छुपा रहकर भी अपने आसपास के वातावरण को या फिर वो चीजें जो उसकी निगाहों के सामने नहीं है उसे देख सकता है। तो देखो सवाल कैसे कैसे हो सकता है, चूंकि 8वीं क्लास का ये टॉपिक है तो पूछ सकता है आपके एग्जाम में। पेरिस्कोप बनाने के लिए हमें कितने समतल दर्पण का इस्तेमाल करना चाहिए? पेरिस्कोप बनाने के लिए हमें जो है कितने समतल दर्पण की आवश्यकता होती है? तो कहिएगा समतल दर्पणों की संख्या कितनी होती है? 2। 2 समतल दर्पण चाहिए, 2 समतल दर्पण चाहिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है, तो बताइए क्या होगा? हाँ, क्या बोले? जल्दी बताइए। 2 समतल दर्पण, वेरी गुड। अगर पूछा जाए कि पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों को कितने के एंगल पे रखा जाता है, सिर्फ एक का मुझे दिख रहा है सही, बाकी सबका गलत है। सिर्फ एक बच्चे ने सही उत्तर दिया है, साक्षी ने, साक्षी शुक्ला ने सही देखा है, सही से गौर से देखा है। तो 2 दर्पणों के बीच का कोण 0 डिग्री है जी। देखो दोनों दर्पणों को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखो दोनों दर्पण एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, ऐसे 0 डिग्री पे अरेंज करते हैं, ऐसे ऐसे है ना, पैरेलल है।
लेकिन अगर पूछा जाए कि दर्पण और पेरिस्कोप के ट्यूब के बीच का एंगल कितना है, तब होगा 45 डिग्री। तब क्या होगा 45। दर्पण और पेरिस्कोप के ट्यूब के बीच का एंगल कितना है, तब होता 45 माय डियर फ्रेंड्स। ये पूछ रहा है कि दो दर्पणों के बीच का कोण कितना है, दो दर्पणों के बीच का कोण कितना है, तो 0 डिग्री। लेकिन दर्पण और पेरिस्कोप के ट्यूब के बीच का एंगल कितना है, तब 45। नहीं आया समझ में, बताइए फिर से बताता हूं। दो दर्पणों के बीच का कोण कितना है, दो दर्पणों के बीच का कोण कितना है, तो 0 डिग्री। दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। लेकिन दर्पण और पेरिस्कोप का जो ट्यूब है उसके बीच के एंगल की बात हो तब 45 डिग्री होगा। तो याद रखना, इसके द्वारा हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो हमारी निगाहों के सामने नहीं है। इसमें दो समतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है। दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है, यानी दोनों दर्पणों के बीच का एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है? चलो अब इसका एप्लीकेशन देख लो, कहां कहां हम यूज करेंगे, कहां कहां हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है कि इन अ पेरिस्कोप 2 प्लेन मिरर्स आर केप्ट। एक पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर को हम रखते हैं पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एट एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर, एट एन एंगल 45 डिग्री विद ईच अदर। किसी परिदर्शी में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। सो ए शुड बी द राइट ऑप्शन, पैरेलल टू ईच अदर। आ रहा है समझ में? तो ये सब 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, यही सबसे क्वेश्चन बना देता है। तो आप कहते हैं कि सर बन ही नहीं पाया। यूज देख लो, हेडिंग डालना परिदर्शी के उपयोग, यूजेस ऑफ पेरिस्कोप। ठीक है, यूजेस ऑफ पेरिस्कोप। तो इसके द्वारा प्रेक्षक यानी कोई व्यक्ति छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है ना। ओवरहेड क्राउड मतलब जो सामने नहीं है। हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सैनिक है वो नीचे जमीन के नीचे बंकर में रहकर भी, है ना, बंकर बना लेते हैं जमीन के नीचे, गड्ढा खोदकर हमारे सैनिक बंकर के नीचे रहकर भी पृथ्वी पर क्या हलचल हो रही है इसे देख सकते हैं। तो इट इज यूज्ड बाय द सोल्जर सिटिंग इन द बंकर। इसी के कारण युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मन की गतिविधियों को देखते हैं, है ना। कैसे देखते हैं, देखो जैसे कि हमारे सोल्जर हैं, ये जमीन के अंदर है, तो पेरिस्कोप का एक सिरा जो है यहाँ पे रख दिया और दूसरा सिरा क्या कर दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया। जमीन पे क्या हलचल हो रही है देख लेगा ये। इसके द्वारा जैसे पनडुब्बी में है, ये पानी की सतह है और पानी की सतह पर ये जहाज है, और आप पानी के नीचे है, पनडुब्बी के अंदर है, पानी के अंदर बहुत गहराई में है, आप पानी के नीचे बहुत गहराई में है, ठीक है, पनडुब्बी में है, और आप भाई जल की सतह पे क्या हलचल हो रही है, कौन कौन से जहाज वगैरह आ रहे हैं ये देखना है। तो आप क्या करेंगे, पेरिस्कोप का एक सिरा यहाँ पे रखें, दूसरा सिरा पानी के ऊपर निकाल दें, ऐसे ऐसे। तो भाई ये देख सकते हैं आप, ये दो दर्पण रहेंगे, एक दर्पण यहाँ पे है, एक दर्पण जो है यहाँ पे है, ऐसे लाइट आएगी, इमेज बनेगा ऐसे, ठीक है। तो आप जो है पनडुब्बी में रहकर भी जमीन के ऊपर, सॉरी पानी की सतह के ऊपर क्या हलचल हो रही है इसे हम देख सकते हैं। तो ये कुछ मतलब एप्लीकेशंस हैं। इट इज यूज्ड इन सबमरीन्स टू सी द सरफेस ऑफ द वाटर। पनडुब्बी जहाज में भी इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। कोई शक है? देखिए आतिश शर्मा कह रहे हैं कि यस मैंने भी बनाया था 8th क्लास में। बिल्कुल, बच्चे बहुत सारे बनाकर लाते हैं और बड़ी खुशी खुशी दिखाते हैं, सर देखिए बनाकर लाया है। तो पेरिस्कोप हो गया, इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, ये सब बच्चे दिखाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन होता है। सुष्मिता ने भी बनाया है, वेरी गुड। चलिए तब तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और होता है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप बहुरूपदर्शी इसको कहते हैं। ये भी 8th क्लास की एनसीईआरटी में आपको पढ़नी है ना। ग्लास नहीं, मिरर लेंगे, दो प्लेन मिरर इसमें लेते हैं, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं। कैलिडोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसमें 3 प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। कितना? तो 3 प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, 3 प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, 3 समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, और तीनों समतल दर्पणों को 60 डिग्री के कोण पे चिपकाया जाता है, ऐसे बिल्कुल इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में चिपका देंगे, ऐसे तीनों को ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे, एक को ऐसे एक को ऐसे, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देंगे, ऐसे 60 डिग्री के कोण पर चिपका देंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि कैलिडोस्कोप यानी बहुरूपदर्शी बनाने में कितने समतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे सर 3 समतल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। तीनों समतल दर्पणों को कितने कोण पर चिपकाया जाता है? तो 3 समतल दर्पण को आप 60 डिग्री के एंगल पे इस तरह से चिपकाएंगे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा आपको दिखे। और क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, एक कागज का या कार्डबोर्ड का ऐसा सिलेंड्रिकल ट्यूब बना ले, ऐसे सिलेंड्रिकल ट्यूब बना ले, नीचे ढेर सारे अलग अलग रंग के कलर्ड ग्लासेस डाल दीजिए, अलग अलग रंगों के कांच के छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, जैसे ये कांच लिया, ये लिया मैंने, इसको ऐसे मोड़ दिया मैंने, ऐसे गोल बना दिया, ऐसे गोल बना दिया, ठीक है जी, ऐसे गोल बना दिया मोड़ करके, और यहाँ पे कागज चिपका दिया या कार्टून काट के ऐसे गोल सा चिपका दिया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर ढेर सारे कलर्ड ग्लासेस डाल दिए, है ना, अलग अलग रंग, लाल हरा पीला के कांच के टुकड़े 8-10 डाल दिए, और ये जो हमने ये मिरर को चिपकाया था ना, उसको इसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर डाल दिया। अब ऊपर से ऐसे ढक दिया और एक पतला सा होल कर दिया, है ना, एक ढक्कन लगा दिया गोल सा और बीच में एक होल कर दिया। अब जब इसको ऐसे घुमा घुमा कर देखेंगे तो हर बार आपको एक नया डिजाइन दिखेगा, ऐसे 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 जब घुमा के आप देखेंगे आपको एक नया डिजाइन दिखेगा, नया पैटर्न दिखेगा। यही कहलाता है कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप का जो इस्तेमाल है ना, वो आर्टिस्ट डिजाइनर नए नए पैटर्न, नए नए डिजाइन का आइडिया ज्ञात करने के
लिए करते हैं। तो इसका इस्तेमाल बच्चों के खिलौने के तौर पे करते हैं, बच्चे अपने खिलौने के तौर पे करते हैं, या फिर जो आर्टिस्ट या डिजाइनर हैं वो क्या करते हैं कि नए नए डिजाइन का आइडिया ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कितनी बातें याद रखनी है आपको, बस कैलेडोस्कोप बनाने के लिए हमें 3 समतल दर्पण चाहिए, तीनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है वो डिजाइनर करते हैं, आर्टिस्ट करते हैं। क्यों? टू गेट आइडिया ऑफ न्यू पैटर्न, है ना। तो बच्चे इसके खिलौने के तौर पे, टॉय के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, खिलौने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो यह एक प्रकाशिक उपकरण है या प्रकाशिक यंत्र है, जो भी लिखना है लिखिए, ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग दर्पण और रंगीन कांच के सेट की सहायता से बनाकर किया जाता है। आप देखिए इस तरह से ये आपके 3 समतल दर्पणों को ऐसे हमने क्या कर दिया है, चिपका दिया है। 3 समतल दर्पणों को हमने ऐसे चिपका दिया है ना, 60 डिग्री के एंगल पे, और ये नीचे कलर्ड ग्लासेस डाल दिए, ऊपर ढक्कन लगाया, यहाँ पे खोल कर दिया, और नीचे कलर्ड ग्लासेस डालकर इस चिपकाए हुए शीशे को डाल दिया, दर्पण को डाल दिया। ऊपर से जब भी आप घुमा घुमा कर देखेंगे तो एक नया पैटर्न आपको दिखेगा। तो कितनी बातें याद रखनी है, इसको भी बच्चे बनाकर लेके आते हैं अपने साइंस के प्रोजेक्ट में अक्सर। ठीक है, क्लियर। तो कितनी बातें याद रखनी है इसमें, 3 समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा। तीनों समतल दर्पणों को कितने कोण पे चिपकाएंगे, 60 डिग्री के कोण पर चिपकाएंगे। इस्तेमाल क्या किया जाता है, आर्टिस्ट और डिजाइनर के तौर पे किया जाता है। आपके पास है, चलिए तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर बच्चों ने इसे देख लिया है। इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, नोट करिए, नोट हो जाए तो बोलिएगा डन। तो जितनी बातें याद रखनी है बस उतना याद रखिए, ज्यादा घबराना नहीं है। हम बिल्कुल आराम आराम से पढ़ लेंगे फिजिक्स, जितना हमारे काम का है, जितना आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो फिजिक्स से जो डर लग रहा है ना, लोगों को लगता है कि नहीं फिजिक्स तो समझ में नहीं आना है, समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। क्लियर है, चलिए हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं जी। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं माय डियर फ्रेंड्स कि मिरर कितने तरह का होता है, मिरर यानी दर्पण कितने तरह का होता है, तो आप क्या कहेंगे। दर्पण कितने तरह का होता है, तो आप कहेंगे कि सर दर्पण 2 तरह के होते हैं, मिरर 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या होता है, समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है जो इस तरह का होता है, सरफेस प्लेन होगा ऐसा। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, है कि नहीं। अब ये गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है माय डियर फ्रेंड्स कॉन्वेक्स मिरर। आ रही है बातें समझ में, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो जब भी कोई आपसे ये कहता है, पूछता है कि मिरर कितने तरह के होते हैं, तो आप कहिएगा सर 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर समतल दर्पण और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए दर्पण कैसे बनाते हैं, तो किसी कांच के टुकड़े को एक तरफ हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, है ना, उस पर पॉलिश लगा देते हैं, सिल्वर की पॉलिशिंग कर देते हैं, तो पॉलिश कर देंगे तो वो मिरर बन जाएगा। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पहचानने का तरीका क्या है कि कौन सा सरफेस कॉनकेव होगा, कौन सा सरफेस कॉन्वेक्स होगा। देखिए चम्मच उठाइए, ये चमचा है, चमचा को तो पहचानते होंगे आप। चमचों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि चमचे जिस बर्तन में होते हैं उसे ही खाली कर देते हैं। तो यह एक चमचा है और चमचों से क्या रहना चाहिए, होशियार। क्यों, वो जिस बर्तन में होंगे उसी को खाली कर देंगे। तो ये चमचा लीजिए आप, तो चमचा का जिधर वाला गड्ढा वाला पोर्शन है, जिधर से आप खा रहे हैं, वो कहलाएगा कॉनकेव, अवतल। केव मतलब क्या होता है, केव मतलब क्या होता है, उठा मतलब गुफा टाइप का, ऐसा केव, कॉनकेव ऐसा वाला, ये जो होगा वो कॉनकेव होगा। तो इधर वाला जो पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन, वो कहलाएगा कॉन्वेक्स, उत्तल। उत्तल मतलब उठा हुआ, समझ लेना। केव मतलब गड्ढा वाला पोर्शन अवतल, उठा हुआ वाला पोर्शन उत्तल। तो ये हम पहचान लेंगे ऐसा। अब मान लिया कि ये कोई कॉनकेव मिरर है, सॉरी ये कोई स्फेरिकल सतह है ना, गोलीय सतह है, स्फेरिकल सरफेस है। अगर हमने पॉलिश इसका कॉन्वेक्स सरफेस को पॉलिश किया है, ऐसा पॉलिश कर दिया है, इधर पॉलिश कर दिया है, तो परावर्तन किधर से होगा, इस सरफेस से परावर्तन होगा, प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा। और ये सरफेस कौन सा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। तो ये जो मिरर आपका बनेगा ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण। लेकिन आपने क्या किया है, इधर पॉलिश कर दिया है, कौन सा सरफेस है ये, कॉनकेव सरफेस को पॉलिश कर दिया। पॉलिश किधर किया है, अवतल वाले को, तो रिफ्लेक्शन इधर से होगा। ये कौन सी सतह है, उत्तल ना, तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण 2 तरह के। अगर हमने पॉलिश उत्तल वाले को किया है, उत्तल वाली सतह को किया है, तो अवतल दर्पण बन जाएगा, क्योंकि परावर्तन इधर से होना है। लेकिन अगर पॉलिश हमने इधर किया है तो रिफ्लेक्शन इधर से होगा, ये वाली सतह उत्तल है, तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ऐसे हम चमचों से याद रखेंगे, चमचों से याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव मिरर ऐसा वाला होगा जी, ऐसा होगा,
ऐसा। कॉन्वेक्स की पॉलिश करेंगे तो दर्पण कॉनकेव बनेगा, कॉनकेव की पॉलिश करेंगे तो दर्पण कॉन्वेक्स बनेगा, ऐसा। सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये तो प्लेन मिरर आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। ज्योति कुमारी, बिल्कुल आपका कमेंट जा रहा है, बिल्कुल पूछिए हिना मलिक जो भी पूछना है, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के हैं, तो हमारा होगा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, समतल दर्पण से परावर्तन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किस मिरर को क्या बोलते हैं, कॉनकेव को कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग, अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसको समझते हैं। देखिए, दो चीजें मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर है, दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलली चल रही हैं, समानांतर है प्रकाश की किरणें, तो ये दो प्रकाश की किरणें, समानांतर प्रकाश की किरणें एक दूसरे से अनंत पे जाकर मिल सकती हैं, इन्फिनिटी पे जाकर मिल सकती हैं, मतलब बहुत दूरी तय करने के बाद ये दोनों प्रकाश की किरणें मिल सकती हैं। तो दो पैरेलल जो रे ऑफ लाइट होती हैं, प्रकाश की दो समानांतर किरणें होती हैं, वो अनंत दूरी तय करने के बाद, काफी दूरी चलने के बाद एक दूसरे पे के साथ मिल सकती हैं। लेकिन प्रकाश की जो ये अपसारी किरणें होती हैं, मतलब डाइवर्जिंग रेज होती हैं, ये कभी भी आपस में मिल नहीं सकती। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी, इनके बीच के फासले बढ़ते जाएंगे, इनके बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। देखिए, तो ये दो बातें हमें ऑप्टिक्स में याद रखनी चाहिए होती हैं कि प्रकाश की दो समानांतर किरणें अनंत पे जाकर मिल सकती हैं, लेकिन प्रकाश की दो अपसारी किरणें, डाइवर्जिंग रेज, कभी भी आपस में नहीं मिल सकती। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी, इनके बीच की दूरियां, इनके बीच के फासले बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, बढ़ते चले जाएंगे। बीएससी में पीसीएम पढ़ रही हूँ, मुझे उसके ऊपर पढ़ना होगा दिल्ली पुलिस के लिए। नहीं, इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। जो आप बीएससी एमएससी में पढ़ रहे हैं ना, उस तरह के सवाल यहाँ पे नहीं पूछे जाते। जो आप भूल चुके हैं, जो आप महसूस भी नहीं करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास कर लीजिए। तो दो प्रकाश की जो किरणें हैं, समानांतर किरणें अनंत पे जाके मिल सकती हैं, लेकिन जो डाइवर्जिंग रेज है वो कभी भी नहीं मिल सकती ना, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी, इनके बीच के फासले बढ़ते जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि जो कॉनकेव मिरर है उसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, देखिए, ये मान लिया कि कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अगर हम इस पर प्रकाश की किरण डालें तो ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पे ला देती है, ऐसे। जैसे सपोज करो कि आपके घर के मेंबर में काफी बनाव था, इत्तेफाक था, सब एक टेबल पे खाते थे, लेकिन चलो कुछ नाराजगी हो गई और कोई अपने रूम में खा रहा है, कोई अपने रूम में खा रहा है ना। सब जो है बिखर गया है, फैमिली, वो अपने रूम में बैठकर खा रहा है, वो अपने रूम में बैठकर खा रहा है, वो अपने रूम में बैठकर खाना खा रहा है। पहले सब एक टेबल पे खाते थे। हो सकता था कि अनंत में जाकर इनमें क्या हो जाता, सुलह हो जाता, कुछ दिन गुजरने के बाद ये फिर सभी एक टेबल पे आ जाते। लेकिन इसके घर में एक ऐसी बहू आ गई जिसने सबको एक टेबल पर ले आया फिर से वापस। कुछ ऐसी बहुएं होती हैं जो घर में झगड़ा लड़ाई है तो उसको सॉल्व करके फिर सबको एक टेबल पे ले आती हैं। ये अपने रूम में खा रहा है, ये अपने रूम में खा रहा है, लेकिन इसके आते ही सब एक टेबल पे आ गए, है कि नहीं। हो सकता था ये अनंत में जाकर, ये प्रकाश की किरणें अनंत में जाकर कहीं मिलती, लेकिन इसके आने से अब मिल गए एक टेबल पे। यानी कॉनकेव मिरर जो है, ये एक ऐसा मिरर है, कॉनकेव है ना, कॉनकेव है मतलब अवतल है। अवतल का काम क्या होता है, ये अच्छी वाली बहू है ना, ये सबको एक टेबल पे ले आई, लाइट को क्या कर दिया कि कन्वर्ज कर दिया। सो कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन एक ये वाली भी है, देखो ये कैसा मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों, पॉलिश हमने किया है कॉनकेव साइड को, तो रिफ्लेक्शन इधर से होगा। देखिए इस मिरर की खास बात क्या है कि ये प्रकाश की किरण जा रही है इस पे, है ना, नाराजगी है, सब अपने अपने रूम में बैठकर खा रहे हैं। हो सकता था कि अनंत में जाकर कभी एक टेबल पे आ जाते, अनंत पे जाकर ये मिल जाते, कुछ दिन गुजरने के बाद नफरत खत्म होती, फिर एक टेबल पे आ जाते। लेकिन इसके आने से क्या हुआ, जैसे ही लाइट इस पर पड़ेगी क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, है ना। यानी हो सकता था कि अनंत पे जाके ये मिल जाते, एक टेबल पे आ जाते, लेकिन इसके आने से अब ये संभव नहीं रहा, इसने और आग लगा दी, है ना। उसके कान में कुछ और भर दिया, उसके कान में कुछ और भर दिया। अब ये देखिए डाइवर्जिंग रेज, ये रे और डाइवर्ज हो गई, डाइवर्जिंग रेज अब कभी नहीं मिल सकती। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे इनके बीच नफरत बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या करता है, ये अच्छी वाली बहू है और ये जो है वो आग लगाने वाली बहू है, ये लाइट रे को डाइवर्ज कर रही है। सो इसको कॉन्वेक्स को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं, यानी अपसारी बोलते हैं। हमें ये मोहब्बत फैलाने वाला होना चाहिए, नफरत फैलाने वाला नहीं होना चाहिए। तो हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए, डाइवर्जिंग नहीं होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स फैमिली को अलग करने वाला है और ये जो है मोहब्बत फैलाने वाला है।
यानी जो सुलह के चांसेस थे कि कभी भविष्य में जाकर सुलह हो जाती, अब वो मुश्किल है भाई साहब, है ना। तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग और इसीलिए इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। तो सिंपल याद रखना है, कॉनकेव को कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, तो कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहते हैं, उत्तल को अपसारी कहते हैं। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। अब आते हैं कुछ टर्म्स जो ऑप्टिक्स में यूज किए जाते हैं स्फेरिकल मिरर पढ़ने के दौरान, उसको जस्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो, पहला होता है पोल ऑफ द मिरर, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। जैसे मान लिया ये कोई कॉनकेव मिरर है कि नहीं, आपको पहचान में आ रहा होगा, ये है कॉनकेव मिरर और ये मान लिया है कॉन्वेक्स मिरर। मिरर का जो सेंटर पार्ट है ना, उसे पोल कहते हैं। कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसका जो बीच वाला बिल्कुल पार्ट होगा, सेंटर पार्ट होगा, वो कहलाएगा पोल, ध्रुव, जिसको पी से डिनोट करते हैं। तो दर्पण का ध्रुव हम किसे कहेंगे, सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। मिरर का जो बीच वाला बिल्कुल जो होगा, है ना, बीचों बीच ये सेंटर जो पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका पोल कहलाएगा। तो दर्पण के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक टर्म प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखिए, दर्पण के पोल से गुजरने वाली, दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली ये जो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली, ये वह हॉरिजॉन्टल लाइन, वह क्षैतिज रेखा जो दर्पण के पोल से ध्रुव से गुजर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो सिंपल, वह रेखा जो दर्पण के पोल से गुजरती है, तो इस रेखा को, ये वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। सिंपल सी बात है। एक होता है अपर्चर ऑफ द मिरर, दर्पण का विवर। यहां से क्वेश्चन हो सकता है ना, ये डेफिनेशन से क्वेश्चन हो सकता है, सो मैंने लिख दिया है ताकि एग्जाम में आए तो आप बता सके। अपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है, दर्पण का विवर क्या होता है, इसको समझते हैं। दर्पण के जितने भाग से सच में प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण का वह भाग जितने भाग से सच में प्रकाश का परावर्तन हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का विवर कहते हैं। जैसे सपोज करो कि ये कोई मिरर है, कैसा मिरर है बोलो, ये कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, बोलो, टेल मी द नेचर ऑफ मिरर, दिस वन। ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, अवतल है कि उत्तल है। तो आप कहेगा सर पॉलिश किया हुआ है अवतल भाग में, तो उत्तल होगा। अब देखो, इस पे लाइट मारो, आप एक टॉर्च जलाओ, तो ये लाइट जो है इतने भाग से ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जो पीछे वाला भाग है उधर तो लाइट जाएगा नहीं। तो दर्पण के जितने भाग से सच में प्रकाश का परावर्तन हो रहा होता है, उसको दर्पण का विवर कहते हैं। तो इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे, है ना। दर्पण का जो पिछला भाग है उस पर लाइट जाएगी ही नहीं, उस पर लाइट जाएगी ही नहीं। बात आ रही है समझ में। तो ये हो गया अपर्चर ऑफ द मिरर। अब समय हो गया है, बाकी क्लास में इसको देखते हैं, ठीक है। 300%, चलिए कॉन्वेक्स होगा, बढ़िया बढ़िया। तो ये दर्पण का विवर है कि दर्पण का वह हिस्सा जिससे सच में प्रकाश का परावर्तन होता है। ये 3 पॉइंट अभी लिख लीजिए, बाकी